नमस्कार, राष्ट्र गर्व में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। हर दिन आपसे न्यूज की पाठशाला में मुलाकात होती है रात 8:50 पर, लेकिन उससे पहले अब हर शाम 6:25 पर भी हम मिलेंगे। और यह मुलाकात एक ऐसी कहानी के साथ होगी जिसमें राष्ट्र गर्व भरा हो। सोचिए, एक शख्स जिसने काला पानी की सजा काटी, राष्ट्र के लिए उसका तप ऐसा था जो गांधी, नेहरू, आजाद, भगत सिंह और दूसरे महान क्रांतिकारियों के बराबर था, जिसका त्याग ऐसा था जिसकी बराबरी मुश्किल है, और जिसका तेज ऐसा था कि देश के दुश्मन भय खाते थे। यानी एक ऐसी कहानी, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके बारे में आप जितना जानेंगे उतना राष्ट्र गर्व से भरेंगे। लेकिन एक चिट्ठी को आधार बनाकर एक साजिश हुई और आरोप लगा दिए। यह साजिश वहां तक पहुंच गई जहां गर्व को घृणा में बदलने की कोशिश होती रही। आज तक ऐसा होता रहा, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि किसी शख्स में कोई कमी नहीं, पर इतिहास कमी और कामयाबी को जोड़कर लिखा जाता है, जो आपको, हमको, किसी भी नागरिक को अपने देश से, अपनी विरासत से, अपनी राष्ट्रीय पहचान से जोड़ता है। बतौर एक राष्ट्र अपनी उपलब्धियों पर गर्व करना सिखाता है और उन्हें गंभीरता से सहेजने, आगे बढ़ाने और हर कीमत पर उसकी रखवाली करने की सजगता देता है। यहीं से शुरू होता है राष्ट्रवाद। आज से 142 साल पहले ऐसे राष्ट्रवादी ने जन्म लिया जब भारत अंग्रेजों की गुलामी में था। उसकी राष्ट्रवादी सोच से अंग्रेज थर्रा उठे। नाम था विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें आप वीर सावरकर के नाम से जानते हैं। शहीद भगत सिंह उनके क्रांतिकारी विचारों से बहुत प्रभावित थे, उन्हें अपना मार्गदर्शक मानते थे। जेल डायरी में वीर सावरकर के बारे में लिखते रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद रेडियो पर अपने भाषण में सावरकर की राष्ट्रवादी सोच, साहस और दूरदर्शिता की खुलकर तारीफ करते रहे। खुद महात्मा गांधी ने उन्हें भारत का वफादार बेटा कहा। वो सावरकर जिनकी राष्ट्रभक्ति और साहस के प्रशंसक खुद गांधी जी भी थे। उन्हीं वीर सावरकर को आज भी भारत में खलनायक की तरह पेश करने की राजनीति क्यों थम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में ऐसी ही एक अर्जी अभी जनवरी के तीसरे हफ्ते में खारिज हुई है, जिसमें मांग की गई थी कि भारत की संसद और सभी सार्वजनिक जगहों से वीर सावरकर की फोटो हटा दीजिए। वीर सावरकर तो वो विराट शख्सियत है जिन्होंने गुलामी के दौर में भारतीयों में राष्ट्र गर्व की भावना भरी, हमें राष्ट्र गर्व करना सिखाया। उन देश विरोधी साजिशों के खिलाफ वो तनकर खड़े थे जो एक देश के तौर पर भारत की युगों पुरानी पहचान मिटा देना चाहते थे। आज हर भारतवासी को वीर सावरकर के संघर्ष और देश के लिए उनके योगदान को समझने की जरूरत है। उनकी राष्ट्रवादी विचारधारा, जिसे सांप्रदायिक राजनीति के तहत दरकिनार कर दिया गया, उसे नए सिरे से समझने की जरूरत है। और यह समझने की जरूरत है कि क्यों बार बार सावरकर को निशाना बनाने के लिए सियासी प्रपंच रचा जाता है। आज मैं वीर सावरकर का वो अध्याय आपके सामने रख रहा हूं जो आपको भी राष्ट्र गर्व से भर देगा। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तड़मड़ला। सन 1883 में जन्म और 27 साल की उम्र में सन 1910 में काले पानी की सजा, 2 उम्र कैद, यानी कुल 50 साल की जेल। ये है वीर सावरकर की वो छवि जो आमतौर पर हर भारतवासी जानता है। वीर सावरकर ने आखिर ऐसा क्या कर दिया था कि तब भारत पर शासन कर रही ब्रिटिश सरकार उनसे थर्रा उठी थी। उन्हें अंग्रेजी राज की सबसे कठोर और क्रूर सजा सुना दी गई, जिसे मौत से भी बदतर कहा जाता था। भारत की मुख्य भूमि से 1000 किलोमीटर दूर समंदर के वीराने में अंडमान द्वीप पर राजनीतिक कैदियों को बेड़ियों से बांधकर पहुंचा देना और फिर वहां सेलुलर जेल की 10 बाई 12 की छोटी छोटी कोठरियों में यातनाओं का ऐसा अंतहीन सिलसिला
कि कोई भी टूट जाए। रोज कोल्हू में बैल की तरह जुतकर 15 किलो तेल निकालना होता था और कम तेल निकलने पर कोड़ों की मार तब तक जब तक कि बेहोशी ना आ जाए। नाखूनों से रोजाना सूखे नारियल छीलना पड़ता था, जिससे अंगुलियां और हाथ लहूलुहान हो जाते थे। जान बची रहे बस इतना खाना, वो भी बेहद खराब, पीने को समंदर का खारा पानी। ये थी सावरकर की सजा, जिसे उन्होंने 10 साल झेला लेकिन टूटे नहीं। काला पानी वो खौफनाक सजा थी जिसे अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए शुरू किया था। टारगेट पर थी वो स्वतंत्र भारत का सपना देखने वाली राष्ट्रवादी सोच, जिसके फैलने का मतलब भारत से अंग्रेजी राज का सफाया था। 10 मार्च 1858 को मेजर जेम्स पैटिसन वॉकर भारत से 200 विद्रोहियों को जहाज में लेकर पहली बार अंडमान चले थे। काला पानी की वो पहली सजा थी। 27 साल के वीर सावरकर को साल 1910 में अंग्रेजी सरकार ने काला पानी की सजा इसलिए सुनाई थी क्योंकि सावरकर के राष्ट्रवादी विचार क्रांति की मशाल की तरह थे। वो भारत के नौजवानों में ये भावना भर रहे थे कि बिना हथियार उठाए ब्रिटिश सरकार और उसके अत्याचार से मुक्ति नहीं मिलने वाली, स्वराज नहीं मिलने वाला। वीर सावरकर की बनाई संस्था अभिनव भारत गुपचुप तरीके से इस बड़े अभियान में जुटी थी, जिसका एक ही मकसद था भारत में 1857 की तरह ही एक और क्रांति। अंग्रेजों के खिलाफ बड़ी सशस्त्र क्रांति का प्लान 20 साल की उम्र से ही सावरकर बुनने लगे थे, जिसकी वजह से 1904 में अभिनव भारत संस्था बनी। तब महात्मा गांधी भारत की आजादी की लड़ाई के सीन में कहीं नहीं थे। वो तब दक्षिण अफ्रीका में थे, जहां सत्य अहिंसा सत्याग्रह का उनका पहला प्रयोग शुरू होने वाला था। गांधी 1915 में भारत लौटे, जब सावरकर को काला पानी की सजा काटते 4 साल गुजर चुके थे और रिहाई का लंबा इंतजार बाकी था। वीर सावरकर को काला पानी की सजा का कनेक्शन 21 दिसंबर 1909 से जोड़ता है, जब महाराष्ट्र के नासिक में अंग्रेज कलेक्टर A.M.T. जैक्सन की एक नाटक थिएटर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के जवाब में हुआ था यह हत्याकांड। अंग्रेजी जांच के मुताबिक हत्या में इस्तेमाल रिवॉल्वर वीर सावरकर ने लंदन से अपने नेटवर्क से भारत भिजवाई थी। में उनको भारत लाया गया तो रत्नागिरी में उनकी जो कोठरी थी, अंडमान से भी ज्यादा यातनाएं उन्हें रत्नागिरी में सहनी पड़ी। 3 साल के लिए उनकी कोठरी थी 6 बाय 8 फुट की कोठरी। 6 बाय 8 के फुट में उनको बंद करके रखा था। 7 दरवाजे बीच में थे, मतलब पहला दरवाजा जेल का पकड़ के उनका कोठरी का दरवाजा अंतिम 7। ऐसे अमानवीय स्थिति में उन्हें रखा गया 14 साल तक, और उसके बाद 13 साल उन्होंने रत्नागिरी में उनको हाउस अरेस्ट में रखा गया। इतना भोगने के बाद 27 साल, इतना भोगने वाला कोई भी राजनेता, कोई भी स्वतंत्र सैनिक आज कांग्रेस में तो नहीं है। किसी भी देश को आगे बढ़ना है तो राष्ट्र गर्व से भरा होना जरूरी है, और राष्ट्र गर्व तभी आता है जब आप देश के असली हीरोज को पहचानते हैं। एक ऐसी जेल जो धरती पर नरक के समान थी, सैकड़ों किलोमीटर दूर तक पानी का शोर था, जहां वहां अंधेरे के सिवाय और क्या होगा। उस सेल्यूलर जेल में वीर सावरकर को यातनाएं दी। मैं आपको उस काल कोठरी की कुछ ऐसी बातें बताता हूं जो डरा देने वाली। लाल ईंटों से बनी इस जेल में जो कोठरी थी, उसकी लंबाई चौड़ाई बस 15 बाय 8 फीट से भी कम थी। 3 मीटर की ऊंचाई पर रोशनदान था। फर्श इतनी ठंडी कि पूछिए मत, क्योंकि चारों तरफ समंदर। एक कोठरी का कैदी दूसरी कोठरी के कैदी से किसी तरह का संपर्क नहीं रख सकता। सोचिए, उस जगह पर वीर सावरकर को कैद करके रखा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी सेल्यूलर जेल में 30 दिसंबर 2018 को गए। मोदी 52 नंबर कोठरी में काफी देर तक बैठे रहे और वीर सावरकर के संघर्षों को याद किया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जानते हैं कि वीर सावरकर का योगदान इस देश के लिए क्या है और वो इतिहास कैसे गर्व से भर देने वाला है।
मोदी के लिए सेल्यूलर जेल जाना सिर्फ इसलिए नहीं था कि राष्ट्रवादी सावरकर इसी जगह बंद रहे, बल्कि सहनशीलता, त्याग और राष्ट्रधर्म की भावना कैसे लाई जाए, यह मोदी ने वहां बैठकर फिर से याद किया। सावरकर ने 10 सालों तक जिस जेल को अपनी तपस्या स्थली बनाया था, मोदी के लिए वो जगह किसी साधना से कम नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सावरकर को इंडोमिटेबल यानी अदम्य बताया था। जेल की विजिटर बुक पर मोदी ने कुछ लिखा भी था जो अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल पोस्ट किया और सेल्यूलर जेल में महान वीर सावरकर जब बंद थे तो उन्होंने कहा कि मैंने उस कोठरी का दौरा किया जहां अदम्य वीर सावरकर को रखा गया था। कठोर कारावास भी वीर सावरकर के मनोबल को कम नहीं कर सका और उन्होंने जेल से ही स्वतंत्र भारत के बारे में बोलना और लिखना जारी रखा। सेल्यूलर जेल के कैंपस में प्रवेश करते ही एक अलग ही एहसास मन मस्तिष्क में भर जाता है। वीर सावरकर को लेकर जितनी भी बातें सुनी और पढ़ी हैं, वो एक एक घटना दृश्य बनकर जीवंत हो जाती। वो कोठरियां जहां वीर सावरकर जैसे सैकड़ों हजारों महान क्रांतिवीरों को यातनाएं दी गई, जहां पर उन्होंने इतने वर्ष बिताए, वो व्यक्तिगत रूप से हम सबके लिए किसी मंदिर से कम नहीं। अभी कुछ दिन पहले वीर सावरकर की भव्य प्रतिमा का अनावरण भी हुआ है। संघ प्रमुख मोहन भागवत और गृहमंत्री अमित शाह ने सागर प्राण तलमलाला के 116 साल पूरे होने पर सेल्यूलर जेल के पास सावरकर के विचारों को प्रतिमा के जरिए सामने लाया। पीएम मोदी का सेल्यूलर जेल जाना और फिर सावरकर की प्रतिमा का अनावरण, यह सब क्यों हुआ? इसके लिए आपको 115 साल पीछे लेकर चलता हूं। वीर सावरकर बैरिस्ट्री की पढ़ाई के नाम पर लंदन गए। वहां फ्री इंडिया सोसाइटी बनाकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियां चला रहे थे। वो अंग्रेजों की नजर में तब आए जब 1909 में लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या हुई। वो ब्रिटिश भारतीय सेना के बड़े अधिकारी थे और भारतीय क्रांतिकारियों की जासूसी करने वाली सीक्रेट सर्विस के प्रमुख थे। वायली को गोली मारने वाले मदन लाल ढींगरा थे, जो सावरकर के करीबी और उनकी संस्था अभिनव भारत के सदस्य थे। नासिक कलेक्टर हत्याकांड और लंदन में वायली हत्याकांड, ब्रिटिश हुकूमत को चैलेंज करने की ये वो घटनाएं थी जिसके पीछे सावरकर के राष्ट्रवादी विचारों का वायरल इंपैक्ट। ब्रिटिश सरकार को डायरेक्ट मैसेज था, भारतवासी अब जुल्म नहीं सहेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। राष्ट्र गर्व की एक बड़ी कहानी यहां से भी जुड़ती है। 1857 की जिस क्रांति को ब्रिटिश सरकार, उनकी संसद, उनका प्रेस और ब्रिटिश इतिहासकार एक छोटे सिपाही विद्रोह के तौर पर प्रचारित कर रहे थे, 50 सालों से जिसे लेकर तगड़ा भ्रमजाल रचा जा रहा था। डिवाइड एंड रूल की स्ट्रैटेजी के तहत अंग्रेज जिसे भारत की जनता के सामने महत्वहीन और बेअसर बताने में जुटे थे। वीर सावरकर ने लंदन में एक किताब लिखकर ब्रिटिश शासन के उस दावे की धज्जियां उड़ा दी। वीर सावरकर ने 1909 में लिखी थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इस किताब ने 1857 की लड़ाई की पूरी ब्रिटिश थ्योरी ही पलट दी। तथ्यों तर्कों के साथ बताया कि कैसे 1857 की आग पूरे देश में भड़की। हिंदू और मुसलमान कैसे सदियों का बैर भाव भूल गए, मातृभूमि के लिए लड़ने में एकजुट हो गए। अंग्रेज जिसे सिपाही विद्रोह कह रहे थे, सावरकर ने उसे भारत का पहला राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम सिद्ध किया। भारत में पूर्ण स्वतंत्रता संभव है और सशस्त्र विद्रोह ही एकमात्र रास्ता है। सावरकर ने इस विचार को अपनी किताब में प्रभावी तरीके से रखा और 1857 जैसी एक और क्रांति की जरूरत गिनाई। अंग्रेजों ने सावरकर की इस किताब को बैन कर दिया, लेकिन वो भारत के नौजवानों में क्रांति की चिंगारी सुलगने से नहीं रोक सके। ये फ्रांस के मार्शल्स बंदरगाह की आज की तस्वीर है, भव्य और लुभावनी। आज से 116 साल पहले वीर सावरकर के कारण यह सुर्खियों में आया था। लंदन में उन्हें गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें एसएस मोरिया जहाज से भारत रवाना किया था। जहाज 8 जुलाई 1910 को जब मार्शल पहुंचा तो अंग्रेजों को भनक नहीं लगी और सावरकर जहाज के उस बेहद पोर्टहोल से
समंदर में कूद गए जो बाथरूम में बना था। 12 इंच की गोल छोटी सी खिड़की, बेहद सकरी जगह। ये मौत को दावत देने वाला फैसला था, बेहद जोखिम भरा, जिसके लिए साहस, शौर्य और मनोबल सब चाहिए था। चट्टानों से टकराकर डूबने या ब्रिटिश पुलिस की गोलियों से जान गंवाने के पूरे चांस थे। यह असंभव परिस्थितियों में आजादी की तलाश, ब्रिटिश दमन को चुनौती देने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की आजादी के संघर्ष को लाने की कोशिश थी। सावरकर पकड़े गए, लेकिन अपने मकसद में कामयाब रहे। फ्रांसीसी पुलिस ने सावरकर को यह सोचकर अंग्रेजों को सौंप दिया कि वो कोई सामान्य कैदी हैं। कागजी कार्रवाई तक नहीं की, जबकि उन्होंने राजनीतिक शरण मांगी थी। यही फ्रांस ब्रिटेन के बीच इंटरनेशनल विवाद पैदा हो गया, जो इंटरनेशनल कोर्ट तक पहुंच गया। इससे भारत की आजादी का मुद्दा वैश्विक स्तर पर आ गया। फरवरी 2025 में पीएम मोदी फ्रांस के दौरे पर गए तो राष्ट्र गौरव की उस गाथा को उन्होंने याद करते हुए एक्स पर लिखा था, मर्सिले पहुंच गया हूं। भारत की आजादी की खोज में इस शहर का विशेष महत्व है। यहीं पर महान वीर सावरकर ने साहस के साथ भागने का प्रयास किया था। मैं उन मार्सिले के लोगों और उस समय के फ्रांसीसी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मांग की थी कि उन्हें ब्रिटिश हिरासत में न सौंपा जाए। राष्ट्रगर्व में आज हम वीर सावरकर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके संघर्ष, उनके योगदान, उनके बलिदान को मिटाने की शातिर कोशिश की गई। उसके लिए खास तरह का नैरेटिव गढ़ा गया, जिसका मकसद उनकी कद्दावर शख्सियत को कमजोर करना था। जबकि वीर सावरकर ने जिस तरह भारत के युवा क्रांतिकारियों की पूरी पीढ़ी को प्रभावित किया, वो राष्ट्रगर्व का अनूठा अध्याय है। वो सावरकर के राष्ट्रवादी विचारों का असर था, जिससे प्रभावित होकर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 1929 में दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका था, जहां से भारत की ब्रिटिश सरकार चलती थी। सावरकर के लिए भगत सिंह लिखते हैं कि जो इस दुनिया से प्यार करता है वही वो बहादुर है जिसे हम उग्र विद्रोही और कट्टर अराजकतावादी कहने में शर्म महसूस नहीं करते। यही वीर सावरकर हैं। कायर लोग उस भावना को कैसे समझ सकते हैं जो मृत्यु से भी नहीं डरती? कायर कैसे जान सकते हैं कि राष्ट्र के लिए प्राणों का बलिदान देने वाले लोग कितने पवित्र, कितने पूजनीय और कितने महान होते हैं? भगत सिंह ने लिखा यह वीर सावरकर के लिए, और यह लेख 1924 की 15 और 22 नवंबर की तारीख को कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले मतवाला में विश्व प्रेम टाइटल से छापा गया था। महात्मा गांधी भी सावरकर के राष्ट्रवाद से प्रभावित थे। 1927 में जब रत्नागिरी में सावरकर की मुलाकात गांधी जी से हुई तो उनके लिए कहा था कि सत्य के प्रेमी और सत्य के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले व्यक्ति के रूप में मेरे मन में आपके प्रति गहरा सम्मान है। आप भारत के एक वफादार पुत्र, साहसी, चतुर और क्रांतिकारी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो वीर सावरकर की दूरदर्शिता की खुलकर तारीफ करते थे। 25 जून 1944 को आजाद हिंद रेडियो पर संबोधन में सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जब भ्रामक राजनीतिक सनक और दूरदर्शिता की कमी के कारण कांग्रेस पार्टी के लगभग सभी नेता भारतीय सेना के सैनिकों को भाड़े का सैनिक कह रहे हैं, तब यह जानकर खुशी होती है कि वीर सावरकर भारतीय युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो यह थी राष्ट्रगर्व में राष्ट्र के उस बेटे की कहानी, उस राष्ट्रवीर की कहानी जिसे लेकर आज भी देश में जनमानस को दो हिस्सों में बांटा जाता है और ऐसा बार बार माहौल बनाया जाता है। जिसे वीर कहा गया वो मजबूरी थी, लेकिन ऐसा है नहीं। आज राष्ट्रगर्व में वीर सावरकर की यह कहानी आपको बताती है कि क्यों सावरकर ने जो किया वो गर्व से भर देने वाला था। राष्ट्रगर्व में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी शाम 6:25 पर। नमस्कार।